Jai Hind everyone, and here we are once again with our chapter 1, that is power sharing. And in last week, in our previous classes, we had discussed about the various uh, by the various example of Belgium and श्रीलंका, जहाँ पर हमारी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी कि वहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग अपने आप को हाईलाइट करना चाहते थे। ठीक है, और इस सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया गया था। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनकी गवर्नमेंट बनी और उन्होंने उस गवर्नमेंट ने उसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू कर दिया, विच वॉज कॉल्ड एज मेजॉरिटेरियनिज्म। और उसकी वजह से वहाँ पर कंडीशन आ गई सिविल वॉर की, जिसके इसके सॉरी जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो था बेल्जियम में इसी प्रॉब्लम को एक पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। और क्या रिज़ल्ट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दोनों जो लैंग्वेज कम्युनिटीज़ थी जिनके बीच में डिस्प्यूट था उनको इक्वल राइट्स दे दिए गए। पावर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, किसी एक को पावर ना दे के डिसीजन टेकिंग, वहाँ पावर टेकिंग जो भी अथॉरिटीज़ थी उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन कर दिया गया, यानी हमने पावर को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो है खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड होकर एक दूसरे के लिए, मतलब आपस में दूसरी कम्युनिटी के लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट रखने लगे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंट्री की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक। ये तो हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। भाई पावर शेयरिंग ज़रूरी, यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। क्या पावर शेयरिंग है और किस तरह से एग्जाम्पल में ये हुआ बेल्जियम और श्रीलंका के थ्रू, ये तो आपने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों ज़रूरत क्या है पावर शेयर करने की हमें। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आप श्रीलंका वाला इशू और बेल्जियम वाला इशू जो भी डिस्प्यूट था उसको ध्यान से देखो कि किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया प्रॉब्लम को। श्रीलंका में क्या किया गया, मेजॉरिटी को पावर दे दी गई, यानी पावर को डिवाइड ना करके पावर को एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में सेंटर्ड कर दिया गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, अनसेटिस्फैक्शन एंड विच फाइनली केम आउट इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, है ना। सिविल वॉर बन के वो अनसेटिस्फैक्शन, वो जो एक डिसग्रेस था लोगों के बीच में, वो बाहर निकला और अल्टीमेटली कंट्री की डेवलपमेंट, वेल्थ और प्रॉपर्टी सबको नुकसान हुआ। ठीक है, जबकि हम बेल्जियम की तरफ देखें तो वहाँ पर एक पीसफुल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका निकाला गया, जहाँ पर दोनों ही कम्युनिटीज़ को, या कह लीजिए देश की सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स दिए गए। हमने ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये ज़रूरी है। वॉट वी सेड कि एवरी सिटीज़न इज़ नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, और हमारे देश में, हमारी कंट्री में हर सिटीजन को प्रॉपर सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी से रहने का अधिकार है। दैट इज व्हाट बेल्जियम एक्सेप्टेड एज देयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसका रिजल्ट क्या निकला, पावर तो उन्होंने शेयर कर ली कम्युनिटीज़ के बीच में। रिजल्ट क्या हुआ, हर एक सिटीज़न वहाँ का अपने आप को डिग्निफाइड सिटीज़न ऑफ बेल्जियम समझता था, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे, और उसके साथ ही वहाँ पर लोग एक हेल्पफुल मैनर में कंट्री को प्रोग्रेस किए। ठीक, तो अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आनी चाहिए मेरे ख्याल से कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। देखो, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट रीज़न क्या था, हियर इट इज़ मेंशन, टू डिफरेंट सेट ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट रीज़न क्या दिया हुआ है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, पावर शेयरिंग इज गुड, क्यों अच्छा है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
जो भी संभावनाएं हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में या दो सोशल ग्रुप्स के बीच में झगड़े होने की जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ये मिनिमाइज कर देता है अगर हम पावर शेयर कर दें तो, ठीक है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस, क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी कोई भी दो कम्युनिटीज़ के बीच में अनसेटिस्फैक्शन होगा तो वो अक्सर करके क्या हो जाता है, वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वायलेंस यानी हिंसा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने CAA प्रोटेस्ट में कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में देखा था और स्पेशली दिल्ली में देखा था। इसका रीसेंट एग्जांपल आपको मिल सकता है। एक कम्युनिटी के लोग अनसेटिस्फाइड थे और उसकी वजह से कितना कुछ नुकसान हुआ हमारी कैपिटल में, दैट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड। ओके, अब इसी चीज़ को, अगर इस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्री में रहने वाले हर कम्युनिटी और हर सोशल ग्रुप को सेटिस्फाई करना होगा। ओके, और ये सेटिस्फैक्शन कैसे आ सकता है, जब उनको इक्वल पावर्स दी जाए, जब उन्हें ये फील हो कि वेदर वी आर इन मेजॉरिटी और इन माइनॉरिटी, लेकिन हम अपने कंट्री में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हम इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज compared to any other citizen or belonging to any other community. Okay, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट रीज़न हो गया वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। एंड second reason is, this is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. हमेशा अगर एक अच्छी ट्रू फ्रूटफुल डेमोक्रेसी रखनी है तो पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करना ही होगा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट में, ठीक। अब कैसे? अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमेशा इन्वॉल्व रखता है पावर्स की शेयरिंग को। वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रेसी में आता ही आता है। कैसे आता है? पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो ये पूछ सके कि उन पर शासन करने वाले लोग, उन पर गवर्न करने वाले लोग उन पर किस तरह से गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है भाई। जैसा आप अभी रिसेंट एग्जांपल ही ले लीजिए, CAA प्रोटेस्ट हुआ, वो बिल पास हो गया था पार्लियामेंट में, वो बिल पास हो गया था मेजॉरिटी से और वो लॉ बन गया। लॉ बनने के बाद भी, हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से तो भाई मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने या मेजॉरिटी ऑफ MPs ने अगर पार्लियामेंट में किसी बिल को पास कर दिया, इट मीन्स कि वो वहाँ के देश के जो सिटीजन्स हैं उनकी मेजॉरिटी ऑफ पीपल की थिंकिंग है, वो उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया इनडायरेक्टली। भाई हमने ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा है, तो हम यही तो कहेंगे कि इनडायरेक्टली, अगर उसने डायरेक्टली किसी बिल को पास किया है तो इनडायरेक्टली उसने हमारे बिहाफ पर उस बिल को पास किया है। तो अगर CAA बिल को पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू, तो इट वाज क्लियरली एन इंडिकेशन कि यहाँ के देश के मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि CAA बिल जो है वो पास हो, एंड देन ओनली इट बिकेम एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA बना वो, ठीक है। लेकिन उसका फिर भी अपोजिशन क्यों हुआ? वो इसी राइट ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्प्ले करता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी के हिसाब से हमें ये अधिकार है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास अधिकार है कि हम किसी भी समय सरकार से ये पूछ सके कि हम पर ये नियम या हम पर ये कानून नया बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, क्यों लागू किया गया है, या ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है तो इसको वापस रिजेक्ट करने का अधिकार भी, अल्टीमेट जो राइट है वो वहाँ के सिटीजन्स के पास होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट वाज डन इन दिल्ली और इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और इसीलिए एक सही और एक अच्छी सरकार वही होती है जहाँ पर
उस देश के नागरिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसीजन टेकिंग फॉर्मेट में मेजॉरिटी में अपनी भागीदारी निभाएं। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे कि अवर प्राइम मिनिस्टर, अवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई मोदी जी ने इतने इनिशिएटिव लिए, वो लोगों से एडवाइस मांगते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए, और डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट सोशल साइट्स के थ्रू लोग उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है, क्या ऐसा है कि मतलब ये उन्होंने कोई अलग काम या अनोखा काम किया? इट इज़ नॉट सो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी, जिसको हमारे देश में पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट थी वो नहीं कर रही थी, बट एक्चुअली होना चाहिए था। भाई हमने चुनकर लोगों को भेजा है हम पर शासन करने के लिए, तो हमसे तो वो पूछे कि हमारी राय क्या है किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी इशू पर। एंड दैट इज़ व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है दैट ही इज़ डूइंग एनीथिंग न्यू। ये क्या है? ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की फॉर्मेट है। नाउ हियर आर सम प्रूडेंशियल रीजंस आल्सो। प्रूडेंशियल क्या होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान दे लीजिएगा। व्हाट इज कॉल्ड एज प्रूडेंशियल? प्रूडेंशियल इज विच इज एप्लीकेबल बाय लॉ, जो कि लॉ के थ्रू एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो जो भी लॉ के थ्रू एप्लीकेबल होगा वो चीज़ हमारी प्रूडेंशियल होती है। और सेकेंड रीजन मोरालिटी से बिलोंग करता है, मॉरल रीजन से बिलोंग करता है। क्या बोल दिया करो? यस, सो हियर कम्स सम प्रूडेंशियल रीजन। क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। प्रूडेंशियल रीजन के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट रीजन होगा वो तो यही होगा कि भाई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या मिला हुआ है, पावर शेयरिंग करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट भी है, इंडिया एक सोवरिन कंट्री भी है, और इंडिया में एक क्या बोल देंगे, हाँ जी, सोवरिन कंट्री, जहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है यहाँ पर। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी आ रही है, और ये स्टोरी खलील्स डिलेमा के नाम से ये आपको यहाँ पर दी हुई है, खलील्स डिलेमा। और ये खलील्स डिलेमा क्या है? देखो जी, अब ये मॉडर्न विक्रम वेताल की स्टोरी है, जहाँ पर विक्रम जो है एक मोटर बाइक से जा रहा है और वेताल उसके पीछे बैठा हुआ है, एंड ही टोल्ड हिम अ स्टोरी। वेताल विक्रम को एक कहानी बता रहा है, और उसके बाद वो उससे एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन सिर्फ विक्रम के लिए नहीं है, दैट क्वेश्चन इज़ फॉर यू पीपल आल्सो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बेरूत सिटी, ठीक है, वहाँ पर एक लड़का रहता है, मतलब एक यंग मैन रहता है, एक्चुअली में नॉट बॉय। उसका नाम है खलील। हिज पेरेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसके जो पेरेंट हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? टिपिकल, जो कि अपने ट्रेडिशन और अपनी एंशियंट टिपिकल थिंकिंग जो है उसको एज इट इट्स बिलोंग करता है। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है उसके फादर, और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। मुस्लिम्स में भी शिया और सुन्नी दो वैरायटी होते हैं, तो ये सुन्नी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। ठीक है, सुन्नी कम्युनिटी को। एंड दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। भाई मॉडर्न एरा है जहाँ पर कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग भी शादी करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी शहर में हुआ, और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो वहाँ पर आए। ठीक है, दैट लिव्ड इन लेबनान कम टू लिव इन इट्स कैपिटल बेरूत। लेबनान जो देश था, वहाँ के अलग अलग जो भी रीजन और कम्युनिटीज़ के लोग थे वो वहाँ बेरूत में रहने आते थे। तो इसलिए बेरूत शहर में ये बहुत अनकॉमन सा नहीं था कि दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों ने शादी की। ठीक है, दे लिव्ड टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ। वो लोग साथ भी रहते थे, मिलकर भी रहते थे, लोगों में अच्छा रिलेशनशिप भी था,
लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक सिविल वॉर काइंड ऑफ कंडीशन थी, ठीक है। दोनों के बीच से मतलब कम्युनिटीज़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ, उसके मम्मी पापा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर, और ऐसे ही एक सिविल वॉर में खलील के जो अंकल थे उनकी डेथ हो गई थी, वो बेचारे उसमें मारे गए। ये सिविल वॉर जब खत्म हुई तो लेबनान के जो देश के जो लीडर्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने दोबारा से ऐसी कोई अनपीसफुल सिचुएशन ना देश में आए, इसके लिए मिलकर कुछ बेसिक रूल्स बनाए ताकि वहाँ की पावर को हम डिवाइड कर सकें, ठीक है, पावर शेयरिंग कर सकें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में। अब वो कम्युनिटीज़ के बीच में पावर को किस तरह से डिवाइड किया गया वो देखिए आप। तो अब ये क्या था कि भाई किस तरह से उन्होंने पावर को डिवाइड किया वो भी देख लीजिए। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट, ये जो रूल जो नया बना उसके हिसाब से देश का जो राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट सेक्ट यानी कैथोलिक क्रिश्चियन होना चाहिए, और कैथोलिक क्रिश्चियन में से भी मैरोनाइट कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी को दे दी गई, और स्पीकर जो है वो शिया मुस्लिम्स को दे दिया गया, ठीक। इस तरह से जो कंट्री में रहने वाली अलग अलग कम्युनिटीज़ थी उन सब को एक एक हायर पोजीशन जो है वो रिजर्व कर दी गई उसी कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलरली। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस agreed not to seek French protection and the Muslim agreed not to seek this agreement, unification with the neighboring state of Syria। तो अब अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग बैठे हुए थे और इसलिए उनकी अपनी अपनी ओपिनियन थी। एक ने फ्रेंच प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने सीरिया में अपने आप को मिल जाने से, यूनिफाई होने से मना कर दिया अपने देश को, ठीक है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जब एक साथ इस एग्रीमेंट पर, ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट पर साथ में नहीं आ पाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी लगभग दोनों की बराबर बराबर थी, तो क्लियर मेजॉरिटी में ना मुस्लिम आ पाते थे और ना क्रिश्चियन आ पाते थे। तो इस वजह से कोई भी वहाँ रेजोल्यूशन जो है वो दूसरी कम्युनिटी के मर्जी के बिना पास नहीं हो पाता था। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, और खलील को ये पूरा सिस्टम पसंद नहीं था। वो एक पॉपुलर जो है पॉलिटिकल एम्बिशन वाला पर्सन था, पॉपुलर था अपने सोसाइटी में, अपने शहर में, एंड ही वांटेड टू हैव सम टॉप पोजीशन इन द कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वो पॉलिटिकली कोई एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन रखना चाहता था ताकि वो देश में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ला सके, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके फादर किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसकी मदर किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से वो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कम्प्लीटली डिनोट नहीं कर सकता था कि मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ टिपिकली, ठीक है। और उसे पसंद भी नहीं था। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि किसी भी कम्युनिटी पर कोई सीट रिजर्वेशन ना होकर एक फ्री सिस्टम हो जहाँ पर जो भी लोग विलिंग टू हों, जिनकी इच्छा हो, और दूसरी बात जो लोग लायक हो, जिनके अंदर एबिलिटी हो वो पोजीशन पर काम करने की, वो लोग फ्रीली वहाँ पर आ सकें। और इसके लिए उसने अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछा कि क्या ये इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं हो सकती जैसे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में है, जहाँ पर जो लोग काबिल होते हैं, जो लोग लायक होते हैं, वो लोग उन सीट्स पर बैठते हैं। अब स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, स्टोरी नहीं ख़त्म होती है। और बेताल यहाँ पर पूछता है विक्रम से कि इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान, अगर लेबनान देश के नियम और कानून लिखने की पावर तुम्हारे पास होती तो तुम क्या करते? वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड
elsewhere as Khalil's suggest? और क्या तुम व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते? और क्या तुम रेगुलर रूल्स जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में डेमोक्रेसीज में नॉर्मल एक डेमोक्रेसी चल रही है, उस तरह से तुम भी खलील के साथ एग्री करते हुए वो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ अप्लाई करते, या तुम्हारा कुछ और रूल होता, या जो लेबनान में ओरिजिनली जो ये कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन था तुम इसी पर स्टिक ऑन रहते? ठीक है। और अगर मतलब ये तीनों ऑप्शन में से तुम क्या अपनाते, क्या अडॉप्ट करते, वो बताना है। और क्यों अपनाते, मतलब क्यों वो करते। ठीक है। वेताल कहते हैं कि विक्रम, अगर दिमाग में आंसर है तो जानते हुए चुप नहीं रहना, बिल्कुल बोल देना। और ये याद रखना कि तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी बाइक से उड़कर चला जाऊंगा। तो अब विक्रम को ये आंसर नहीं देने देते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, दैट यू हैव टू आंसर बेताल्स क्वेश्चन। आपको बेताल के इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर खलील का जो भी ये डिलेमा था कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स की तरह लेबनान में भी इस्टेब्लिश हो, क्या वो सही रहती लेबनान की या बेरूत की कंडीशंस के हिसाब से? और अगर नहीं रहती तो आप क्या करते? ठीक है। ये आपका क्या है, आज का होमवर्क है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. In our next class, we will study about the different forms of power sharing. That's all for today's class. Thank you and have a nice day.